अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे अहम खबर आपको दें कि कल से लेकर आज तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जो पैगाम तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को और उन खैर खाहों को दिया गया जो GHQ और अडयाला जेल में ब्रिज का काम करना चाहते हैं, उसके हवाले से बहुत सारे बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं। लेकिन जिस बयान का इंतजार था और जिस रिएक्शन का इंतजार था वो खान साहब का जेल से आ गया है। और लंदन प्लान के 3 अहदाफ का खान साहब ने जिक्र करते हुए पाकिस्तान की रियासत से 5 अहम तरीन सवालात किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है जिसकी सियासी जदोजहद नहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल सियासी जदोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और जो तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं जेल में बैठकर, जो पावर हाउस अडयाला जेल बना हुआ है, वहां से खान साहब ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल इंसाफ के फरोग को अपनी पहचान बनाया। तहरीक इंसाफ, जिस जमात का इंसाफ अपने टाइटल के अंदर जिसका नाम हो, तो वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ कैसे जा सकती थी। खान साहब ये भी कहते हैं कि 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई वो सब पहले से तयशुदा था। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुठला सकता है तो यकीनन ये उनकी एक बड़ी गलत फहमी है। और एक मरतबा फिर खान साहब ने ये बात दोहराई और वो ये कहते हैं कि कौम को बताना चाहता हूं कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उठाया गया, अगवा किया गया, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से CCTV फुटेजेस जो है वो चुराई गई, क्योंकि अदालतें बार बार कहती रही कि लाओ कहां पर है CCTV फुटेजेस। जब हमले हो रहे थे तो उसे बतौर सबूत जो है वो पेश किया जा सकता था, लेकिन व्यूअर्स ऐसा नहीं हुआ। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले नहते शहरियों पर गोलियां बरसाई गई, किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहले खाना को डराया धमकाया गया, अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया, किसके हुक्म पर जो सिक्योरिटी थी उसे आपने अहम तनसीबात से हटाया। ये तमाम सवालात खान साहब ने आज पाकिस्तान की आवाम के सामने रखे और ये सवालात इंतहाई अदब के साथ उन तमाम लोगों से पूछे जा रहे हैं कि इससे नुकसान किसको हो रहा है। इससे नुकसान पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को हो रहा है, शायद किसी को नजर नहीं आ रहा। हर शख्स की एक बड़ी अना है और इस अना के अंदर जो है ना वो ऐसे गलत फैसले कर रहा है जिसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। खुदा के लिए अपनी इस अना के चुंगल से अपने आप को आज़ाद करें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। खान साहब ने एक और भी बात कही कि 9 मई के वाक़यात को तारीख के आईने में देखता हूं तो मुझे 1971 के वाक़यात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान यहिया खान सियासी फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा नहीं था। चुनाचा 24 घंटों के अंदर अंदर यानी 25 मार्च को मशरिकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया और इसी तरह पाकिस्तान में 9 मार्च को भी वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इसमें एक मुमासलत जो है खान साहब वो उसका जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने आज ये जो पैगाम जेल से जारी किया। खान साहब ये भी कहते हैं कि इसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया, फिर पूरे मुल्क से हमारे हजारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था, क्योंकि व्यूअर्स ये एक कानून कुदरत है या एक नेशनल सी एक बात थी कि जब आप किसी की जमात के लीडर को पकड़ेंगे ना तो उसका एक रिएक्शन आएगा। ये नहीं हो सकता कि उस जमात के लोग घर में बैठे रहते, उन्होंने बाहर निकलना था, एहतजाज करना था और वो एहतजाज उन्होंने किया। फिर वो ये भी कहते हैं कि पूरे का पूरा रियासती निज़ाम, जमहूरियत जिसे हम जमहूरियत समझते हैं, ये जमहूरियत नहीं है, झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। मैंने कल भी आपको ये कहा था कि ऐसा निज़ाम बनाया गया जिस निज़ाम में पाकिस्तान के अवामी मैंडेट को चुरा कर आपने इसकी बुनियाद रखी और अब ये निज़ाम पाकिस्तान की अवाम पर जो है वो कह के लगा रहा है। अब पाकिस्तान की अवाम और खान साहब कब इस निज़ाम के ऊपर कह के लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो वक्त जो है वो ज़रूर करीब आएगा। जिस तरह से खान साहब ने जो ये 5 सवालात रखे हैं, इसमें व्यूअर्स जो एक इंतहाई अहम नुक्ता है वो है जस्टिस
उमर अता बंदयाल के हवाले से। खान साहब ये कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्च के जरिए उनको ये धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जिरगे के सुपुर्द किया। जिरगे में ये बात वाज़े तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक पाकिस्तान वापस नहीं आएगा जब तक काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनते। आपको व्यूअर्स याद होगा, लंदन से मैं मुसलसल ये रिपोर्ट करता रहा, हमारे जराए बार बार इस चीज़ को कंफर्म कर रहे थे कि काजी साहब के कुर्सी पर बैठने का आपको इंतज़ार है। काजी साहब वैसे लंदन में नवाज शरीफ साहब के हमसाये में रहते हैं, उनका एक घर है हसन नवाज के दफ्तर से 5 मिनट की वॉक के ऊपर ये घर है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, एक तरफ एवन फील्ड, फिर हसन नवाज का दफ्तर स्टैंड अप हाउस, और फिर उसके बिल्कुल पास ही ये बिल्डिंग है। अब वो किराए पे है, वहाँ पे उनकी फैमिली रह रही है, ये अलग बात है, लेकिन ये वो हमसाया था जिसके आने का नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, और इमरान खान ने आज इसका बाकायदा तौर पर इजहार भी किया है। खान साहब ने आज ये बात की, मैं आपको जो लंदन प्लान था और जब नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते थे और किस चीज़ का इंतज़ार था, लोग सवाल करते, पाकिस्तान के सहाफ़ी यहाँ की हालात को जानना चाहते थे, तो मैंने हर एक को यही बात बताई कि मेरे सोर्सेज ये बताते हैं, और नून लीग के वो बीरबल जो हर वक्त नवाज शरीफ साहब के लेफ्ट राइट होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक काजी साहब कुर्सी पर नहीं बैठेंगे भाईजान हमने पाकिस्तान जो है वो नहीं जाना। नवाज शरीफ साहब ने ये असूली फैसला कर लिया, और फिर आपने देखा होगा कि उसके नताइज कैसे निकले कि आज काजी साहब जो है वो एक्सटेंशन की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फॉर्म 47 का ताना देकर ना सिर्फ सारे राज का पर्दा चाक कर दिया बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया। मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि काकड़ साहब का जब भी सामना हुआ पाकिस्तान के आज़ाद सहाफ़ियों से, तो फिर आपने क्यों उनसे ये सवाल नहीं किया कि सर बताएं आपने ये बात कही और फॉर्म 47 और 1947 का असल में माजरा क्या है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के इतराफी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी। खान साहब ने इस कभी बड़ी तफसील के साथ जो है वो इजहार किया, और ये सब कुछ उस लंदन प्लान के तहत हुआ जिसके वाज़े तौर पर 3 अहदाफ थे। नंबर 1, मुझे जेल में डाला जाए, यानी खान साहब को जेल में आप फेंकेंगे तो फिर जो है हम अपने मकासद को हल कर सकेंगे। नंबर 2, नवाज शरीफ के केसेस माफ किए जाएं, और हमने और पाकिस्तान की अवाम ने ये देखा, लाइव टेलीविजन पर देखा कि मशीनें उठाकर यानी पूरी की पूरी अदालत चलकर, खुद इंसाफ चलकर नवाज शरीफ के पास गया, और ये किसने किया, किसके कहने पर हुआ, ये उस लंदन प्लान का हिस्सा था। मुझे पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम ओहदे पर जो लंदन में मौजूद हैं एक शख्सियत ने फ़ोन करके पूछा कि इरफान आपको ये मालूम है कि लंदन प्लान क्या है। और ये उन दिनों की बात है जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और खान साहब की हुकूमत थी। तो मैंने उस वक्त भी उन्हें यही कहा था कि सर 3 चीज़ें हैं कि नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से जाएंगे तो काजी साहब वहाँ पर बैठे होंगे, और फिर आपने अपने दुश्मन नंबर 1, ये पब्लिक एनिमी नहीं है, ये सज्जन नंबर 1 तो हो सकता है, लेकिन इनका ये दुश्मन नंबर 1 था जिसे आप जेल में डालेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बाकायदा जो क्रश करने का प्लान है वो तरतीब दिया गया। लंदन में स्टैंड अप हाउस के अंदर और बाहर जो खबरें थी और जिन लोगों से मुसलसल में राब्ते में था वो बार बार ये बता रहे थे, और यही बात मैंने उस अहम ओहदेदार को भी बताई कि ये असल में लंदन प्लान है क्या। व्यूअर्स, इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। इस प्लान के तहत खान साहब ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात कायम किए गए, जबकि जरदारी, नवाज और उनके बच्चों के केसेस को माफ़ कर दिया गया। और कल ये जो आपने केस सुना होगा कि नैब की जो अदालत है, एहतसाब अदालत, उसने कह दिया कि भाईजान जरदारी साहब क्योंकि सदर पाकिस्तान है और सदर को जो है इस्तिस्ना होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उस कुर्सी पर क्यों बैठने के लिए इतने बेचैन थे, क्योंकि अगर उस कुर्सी पर बैठ गए तो कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकेगा और वो अनटचेबल हो जाएंगे। और यही वो माजरा था इस पूरे अफसाने के पीछे कि वो सदर की कुर्सी जो है वो क्यों हथियाना चाहते थे, इस पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। खान साहब ने फिर से एक और बात भी की कि मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदी आयद हैं कि कोई आवाज़ नहीं निकलती। तमाम इसके बावजूद गंदम का जो स्कैंडल सामने आना, और ये एक बहुत बड़ी चार्जशीट है इस हुकूमत के खिलाफ। जस्ट इमेजिन करें अगर पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद हो उन सहाफ़ियों से जिन्हें तमगे दिए गए, तो आप जस्ट इमेजिन करें कि पाकिस्तान में किस कदर स्कैंडल्स हैं वो सामने आएंगे। आपने कभी उन सहाफ़ियों को जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपने इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठकर
حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اور خان صاحب پر بھی تنقید کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر حکومت جب خان صاحب کی تب ان پر بھی تنقید کی گئی، اور پھر جب خان صاحب جیل میں گئے تو جنہوں نے جس طریقے سے انہیں جیل میں ڈالا ان پر بھی تنقید کی. یعنی وہ نیوٹرل صحافی ہیں. آپ نے کبھی یہ تمغے انہیں ملتے ہوئے نہیں دیکھے، ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ تمغے ایسے سے قوم کے لاڈلے صحافیوں کو ملیں گے جن کا صحافت میں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، کبھی بھی ان کے کریڈٹ پر کوئی سٹوری نہیں ہے سر. اور یہ وہ صحافی ہیں جن کے ہوتے ہوئے اسکینڈلز باہر کیسے آئیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کی کرنی یہ دیکھیں گے ایک اسکینڈل باہر آ ہی گیا. اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے سارے منصوبے اللہ کے حکم سے خاک میں مل رہے ہیں اور عوام حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ 8 فروری کے عام انتخابات میں عوام نے انہیں بری طرح شکست دی. اور پھر ویورز، جو سب سے اہم چیز ہے جو آج خان صاحب نے اپنی سماعت کے موقع پر کہی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ایک رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ فوج ہماری ہے، ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں. خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. پاکستان میں نا حکومت جو کام کر رہی ہے، یہ آپ نے ان شہداء کی تصویروں کو بھی لگا دیا جو اس ملک کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. میں گلگت بلتستان میں پیدا ہوا، میں نے ان فیملیز کو دیکھا ہے جن کی ایک پیڑھی نہیں ویورز، کئی پیڑھیاں جو ہیں اس وطن عزیز پر شہید ہو گئی. میرے والد صاحب منسٹری آف ڈیفنس سے ریٹائر ہوئے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں، اور جنجروٹ ایک جگہ ہے جی گلگت سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو اس وادی کو شہیدوں کی وادی کہا جاتا ہے. سرکار نے میرے والد صاحب کو ایک ڈرائیور، اس زمانے میں گاڑیاں اور جیپ تو ہوتی نہیں تھی اتنی ریگولر، لیکن ایک ڈرائیور ملا ہوا تھا، ایک خانسامہ اور ایک چوکیدار. تو جو ہمارے گھر میں بابا جی کام کرتے تھے، علی مدد ان کا نام، تو وہ اپنے بھائی کے بارے میں پوری ہسٹری بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کا پورا خاندان اس مٹی پر جو ہے وہ قربان ہوا. اور پہاڑ پر جہاں پہ ان کی پوسٹنگ تھی، وہ بتاتے ہیں کہ اوپر سے برف کا ایک بہت بڑا تودہ آ کر گرا اور وہ اس میں جو ہے دب گئے اور شہید ہو گئے. اور پھر بڑے سرچ آپریشنز جو وہ کیے گئے، لیکن وہ باڈی کو ریکور نہیں کر سکے. یعنی یہ سننے والی بات ہے. اور 15 سال بعد جب برف ہلی اپنی جگہ سے اور جس مقام پر برف کا تودہ گرا تھا وہ پگھل گیا، تو اندر سے وہ جستے خاکی جو ہے وہ 15 سال بعد ویسے کا ویسا نکلا. تو وہ وادی جو شہیدوں کی وادی ہے، اور میں نے ان فیملیز کو بہت قریب سے دیکھا. ماں 15 سال تک دروازے پر کھڑی ہو کر انتظار کرتی تھی کہ یہ خبر جھوٹی ہو اور ہمیں یہ سننے کو ملے کہ میرا بھائی جو ہے مدد حسین جو ہے وہ واپس آ گیا. لیکن وہ نہیں آیا. تو 15 سال کے بعد اس کا جسد خاکی جو ہے اسے قبر نصیب ہوئی. اور یہ کہانیاں ہیں ایسے ایسے خاندانوں کی جن کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. تو فوج ہماری ہے اور ان قربانیوں کو پاکستان کی عوام کبھی فراموش نہیں کرے گی. یہ انسنگ ہیروز ہیں جن کی کہانیاں کبھی عام آدمی تک نہیں پہنچتی. لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتیں اشتہارات دے رہی ہیں. خدا کے لیے یہ کام مت کرو. ان شہیدوں کو، ان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ تم اسے اپنی سیاست کی بھینٹ جو ہے وہ چڑھا سکو. پاکستان کی سرحدوں پر کھڑا ہوا فوجی جو ہے نا، اس کے خاندان پر کیا بیتتی ہے جسٹ امیجن کریں. میرا بھائی پولیس آفیسر تھا، اللہ اسے جنت نصیب کرے. جب بھی کبھی کسی وہ پولیس مقابلے پہ جاتا اور کسی بھی ڈاکو کو، کسی دہشت گرد کو پکڑنا ہوتا تو ماں میری مسئلے سے اٹھتی نہیں تھی. تو اس فیملی کے بارے میں جو سوچیں کہ جو سپاہی ہے جو اس وقت میدان میں موجود ہے اور لاء کے لیے آپ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کا کام کر رہا ہے، ان لوگوں کا خیال کریں. اور خدا کے لیے اس گندی سیاست میں اپنے مقاصد جس طرح سے آپ پورے کر رہے ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے. آج عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے کہ فوج ہماری، اور اس گندی سیاست میں فوج کو مت گھسیٹو. 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہو. آج یہ خان صاحب نے نا ایک بڑا واضح پیغام دے دیا. اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ 2014 میں دھرنا جو ہے وہ کسی کی مدد سے ہو رہا تھا تو پھر ظہیر الاسلام صاحب کو بھی بلایا جائے. اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے انکوائری کمیٹی میں پیش کیا جائے. 2014 کے دھرنے کے حوالے سے مجھ پر جتنے الزامات لگائے گئے یہ سب غلط ہیں. اور پھر وہ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھراؤ نہیں کیا. 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی. سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی. اب اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی کہ ایک بندہ اپنی حکومتوں کو قربان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حکومت آنی جانی چیز ہے، لیکن جب تک ملک میں رول آف لا نہیں آئے گا، ایک سٹرونگ حکومت مرکز میں بنے گی،
पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इससे बड़ी दलील क्या थी? खान साहब को अगर इक़्तिदार पसंद होता, प्यारा होता, तो अपने सीने के साथ लगा कर रखते और कहते कि ठीक है जी, काम तो चल रहा है ना, चलाने दो। जैसा आसिफ अली जरदारी ने मांगे तांगे की हुकूमत के जरिए अपने आप को सदर की कुर्सी पर बिठा लिया, लेकिन इमरान खान ये नहीं चाहता। खान साहब ने फिर ये भी कहा कि 9 मई वाकयात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई वाकयात की चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। मेरा आधा खानदान फौज और आधा खानदान ब्यूरोक्रेसी में है। नून लीग के लोगों ने प्राइवेटली आकर, यानी जब ये मुलाकातें होती थी, आपने अक्सर ऐवान के अंदर इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आपने मिलते हुए देखे होंगे। एक तस्वीर बड़ी मशहूर हुई थी, फवाद चौधरी साहब ना साद रफीक के साथ जो है वो बैठे हुए थे। तो इस तरह की मीटिंग्स, हजारों मीटिंग्स होती हैं। खान साहब ये कहते हैं कि हमें प्राइवेट आकर बताया गया कि जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता, ना इलेक्शन होंगे और ना ही नवाज शरीफ साहब जो है वापस आएंगे। इसलिए आप भूल जाएं कि आपने 2 हुकूमतें खत्म कर दी और इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये गेम किसी और के हाथ में चली गई। और फिर आपने देखा कि निगरान हुकूमतों के जरिए क्या क्या कुछ नहीं करवाया गया। निगरान वज़ीर आज़म के फॉर्म 47 पर खान साहब ने जो है वो एक बयान भी दिया और वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन एक फ्रॉड है और हम इस फ्रॉड के जरिए किसी भी मुज़ाकरात की मेज़ पर जो है नहीं बैठेंगे जब तक हमारा मैंडेट जो है हमें वापस नहीं दिया जाता। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक और ख़बर भी दे दूँ, और ये खबर है जी बुशरा बीबी के हवाले से, और उन्हें अडयाला जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज गुल हसन औरंगजेब ने गुज़श्ता दिनों बुशरा बीबी के बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल होने का एक फैसला जो है महफूज किया और उन्होंने काफ़ी सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। आपको याद होगा कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हम इतने भी सादा नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है। फिर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद आपको याद होगा व्यूअर्स के खवातीन को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, लेकिन अगर किसी खातून को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया तो वो बुशरा बीबी थी। आज जी तहरीरी फैसला आया है और इसके चंद अहम निकात मैं आपके सामने रख देता हूं। बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला में रखने का नोटिफिकेशन इस फैसले के बाद कलअदम करार दे दिया गया है। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और इतलात ये थी कि इसके फौरी बाद उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। अब व्यूअर्स, इस केस से क्या साबित होता है? 31 जनवरी सुबह तकरीबन 9 बजे बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में अडयाला जेल में जज मोहम्मद बशीर ने सजा सुनाई, तो 15 मिनट के बाद 9:30 बजे बुशरा बीबी खुद अडयाला जेल चलकर जो है गिरफ्तारी के लिए पहुंच जाती हैं। दिन भर जेल हुकाम ने जेल में रखा और शाम को सब जेल बनीगाला आपको मुंतकिल कर दिया गया, जिससे एक सवाल उठा कि शायद बुशरा बीबी ने डील कर ली है, लेकिन अब साबित हो गया कि बुशरा बीबी ने डील नहीं की। बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का बयान भी उनके हवाले से एक झूठा बयान था और बुशरा बीबी अगले रोज जेल आई समात के लिए और बुशरा बीबी की जानिब से डील या बनीगाला मुंतकली की दरख्वास्त करने की तरदीद की गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मुझे आम कैदियों की तरह रखा जाए, क्योंकि बाहर ये लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है। ये सब एक झूठ है और ये चाहते हैं कि मुझे इमरान खान से दूर रखकर एक दूरी क्रिएट की जाए और ये तासुर दिया जाए कि देखो बुशरा बीबी भी जो है वो इमरान खान को छोड़कर चली गई, जैसे कि इससे पहले भी होता रहा। व्यूअर्स, जेल इंतजामिया का एक बड़ा नेगेटिव रोल इस पूरे अरसे में रहा और उन्होंने जानबूझकर ये खेल खेला। और अब सवाल ये है कि क्या जेल इंतजामिया और उस इंतजामिया के खिलाफ जिस तरह ये नोटिफिकेशन जारी किया, क्या कोई बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।